वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। और ये जो सेगमेंट होता है बहुत ही ख़ास होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें हम बात करते हैं आपके नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल पर। जैसे हमेशा मैं प्रोग्राम के इस सेगमेंट की इब्तिदा में ये बात हमेशा दोहराता हूँ कि जब जिस्म की किसी भी बीमारी को कोई बीमारी लाक होती है जिस्म के किसी हिस्से को, तो हम डॉक्टर से रुजू करते हैं, जो कि करना ज़रूरी है। ताहम ये कि जब नफ्सियात से जुड़े मामलात हों या उसमें अगर कोई ख़राबी हो, और याद रखिए कि उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर पेश आ सकता है, और अगर इसके लिए डॉक्टर से रुजू ना किया जाए तो फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और एक आम ख्याल ये पाया जाता है, बड़ी बदकिस्मती है कि अगर कोई शख्स नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करेगा तो यकीनन वो पागल कहलाएगा या पागलपन का शिकार होगा। ऐसा एक उसके लिए एक इमेज उसका जो है वो बना दिया जाता है। तो इस सिलसिले को अब ख़त्म होने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये सेगमेंट करने का मकसद यही है कि ये चीज़ लोगों को समझाई जाए, ये बावर कराया जाए कि अगर कोई भी मसला हो नफ्सियात से जुड़ा तो बिल्कुल उसका इलाज मुमकिन है। मगर ये इलाज करेगा कौन? ये करेगा नफ्सियात का डॉक्टर। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। और पिछले कई प्रोग्राम्स में ये सिलसिला हमने शुरू कर रखा है काफ़ी अरसे से, जिसमें मुख्तलिफ़ नफ्सियात के जो मामलात और मसाइल हैं जिनका लोगों को इल्म नहीं है कि एक नफ्सियात का मसला हो सकता है, जिसको हमेशा जिन जादू की नज़र कर दिया जाता है, वो नफ्सियाती मामलात होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आपके नफ्सियात के साथ होता है, और वो बिल्कुल काबिल इलाज है। डॉक्टर शफीक यासीन को वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रमज़ान की मुबारकबाद कबूल करें। डॉक्टर साहब, एक तो ये बड़े सवालात जो आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हमने इसके ऊपर बड़ी बात की है, लेकिन लोगों के लिए अभी भी इसमें जो है ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो लोग वहम का, पैरानोया का शिकार हो जाए। अब वो जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि एक आम एक मिसाल दी जाती है कि वहम का इलाज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। हकीकत इसकी आखिर है क्या? क्या वाक़तन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लोग कॉशियस रहते हों, रिलक्टेंट हों, बहुत ज़्यादा पैरानोया का शिकार हों, क्या उनको ट्रीट किया जा सकता है? मैं चाहूँगा ज़रा आज यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी। ये बिल्कुल आई थिंक वहम का इलाज अब आ गया है। वो बात जब कही जाती थी कि वहम का इलाज नहीं है, आई डिसएग्री विद दैट। लेकिन वहम वहम में फ़र्क है। यासर, एक वहम है जो हम कहते हैं ओवर वैल्यूड आइडिया, राइट। और एक वहम जो है वो डिल्यूजनल लेवल तक जा सकता है। वहम में ये हो सकता है कि हाँ, शक कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे शक कर रहे हैं, एक आम इंसान है, लेकिन फिर वो शेकेबल होता है। हो सकता है कि वो सोचे कि हाँ, ये बंदा या इंसान जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे धोखा देगा। और एक पहली दफ़ा आप किसी इंसान से मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप गार्डेड होते हैं कि यार मैं इसको जानता नहीं हूँ, क्या पता ये अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, कैसा है। तो वो जो वहम है प्रोटेक्टिव भी होता है, और एक इंसान को जस्टिफाइड होता है वहम। आई थिंक हर राइट। इंसान थोड़ा बहुत वहम करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, ठीक है। और वो इसलिए भी प्रोटेक्टिव है कि कोई आपको धोखा दे के चले, आप हर एक पे भरोसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। राइट। लेकिन जब वो इंटेंसिटी और सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जो इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसे लोगों पे भरोसा करना जिसको आप जानते हैं बचपन से, जैसे आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके नेबर्स हैं, ऐसी बातें कह देना जो रियलिटी से बिल्कुल हट के हो कि ये तो मेरे फॉलो कर रहा है, मुझे मार देना चाहता है, ये मेरा दुश्मन हो गया है, मुझे जहर देना चाहता है। अब ये वहम एक दूसरे लेवल पे आ गया है जिसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। अब वही इंसान को आप प्यार करते थे, पूरी तरह भरोसा करते थे, अचानक से विद इन वीक्स या मंथ्स आपके अंदर ये चेंज आ गया कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वहम का लेवल ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। तो वो डिल्यूजन्स के या जिसे हम साइकाइट्री फिनोमिनोलॉजी में कहते हैं डिल्यूजन्स, उसमें आ जाता है, परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स में। और फिर वो साइकोसिस को इंडिकेट करता है। फिर वहम की वो लेवल्स भी हैं जहाँ पे ऑब्सेशनल वहम होती हैं कि मैंने ये हाथ धोया
तो मुझे शक है कि मैंने हाथ सही से नहीं धोया, वो बार बार हाथ धो हाथ रहा धोता है। रहेगा, एग्जैक्टली। मैंने लाइट ऑफ की तो मुझे शक है कि मैंने शायद लाइट ऑफ नहीं की थी, मैं बार बार जाके चेक कर रहा हूँ, डोर चेक कर रहा हूँ कि लॉक किया था कि नहीं किया था। एग्जैक्टली। वो डाउट्स हैं, वो या तो रिमिनेशंस हैं कि एक ही सोचें बार बार दिमाग में आ रही हैं, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, उस वहम को चेक करने के लिए आप बार बार वो चीज़ कर रहे हैं, जिसे हम फिर रिचुअल्स कहते हैं। एग्जैक्टली। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का हिस्सा बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि वहम क्या है, कब से है, अचानक से हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी क्या है, और उससे फिर डिफरेंट डायग्नोसिस बनते हैं। और उस डायग्नोसिस और फिर ये देखना है कि वो पर्सनालिटी का हिस्सा है कि वो बीमारी का हिस्सा है। तो सही बात तो ये आसिर कि जब वहम के साथ कोई पेशेंट आता है तो एक प्रॉपर एवेल्यूएशन होता है, एक लॉन्ग हिस्ट्री ली जाती है, कम से कम 40-45 मिनट्स 1 आवर की हिस्ट्री होती है। उसमें आप ना सिर्फ ये कि अभी के हालात, अभी के इश्यूज डिस्कस करते हैं, बल्कि देखते हैं कि उसकी डेवलपमेंट कैसी थी, उसका चाइल्डहुड कैसा था, और उसके माँ बाप के साथ ट्रस्ट इश्यूज कैसे थे, अटैचमेंट्स कैसी थी, वो ब्रॉटअप हुआ तो उसके साथ कोई अब्यूज़ या कोई हादसा तो नहीं था, कोई ऐसी चीज़ जो वो भुला ना सका हो, स्कूलिंग में कोई बुलिंग इश्यूज तो नहीं थे, क्या वजह है कि उसके अंदर कोई ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स आए हों, और फिर टीनेज ईयर्स में कोई ड्रग यूज़ या सब्सटेंस यूज़ या अल्कोहल यूज़ का मसला तो नहीं रहा है, एंड फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि फैमिली में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स थे कि नहीं, एंड सो ऑन। जब आप प्रॉपर एवेल्यूएशन करते हैं तो देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि देखें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये प्रोविजनल या फिर पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकता है। तो आप या तो टेंटेटिव या प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं, राइट। कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचते, आप एक, और फिर उस बेसिस पे आप रिकमेंड करते हैं कि ये मैनेजमेंट होना चाहिए, दवाइयाँ हो सकती हैं, साइकोथेरेपी हो सकती है, और ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वहम इन शॉर्ट उसका इलाज मुमकिन है। अगर इनग्रेन्ड है पर्सनालिटी के अंदर और वो तंग कर रहा है तो शायद थोड़ी डिफ़िकल्टीज हों, क्योंकि शायद वो डेवलपमेंट उसके ब्रॉटअप में इस तरह के इश्यूज हुए हों जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो गई है, और उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट हो सकता है, हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादातर केसेस के अंदर बाय द वर्च्यू ऑफ सम एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से भी जो है वो लोग उसका शिकार हो जाते हैं। जैसे ड्राइविंग का एक फेयर पाया जाता है, अक्सर लोग जो क्रिटिकल जिनके एक्सीडेंट हुए हैं बाद में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये इस चीज़ को भी ओवरकम किया जा सकता है। मैं ये सवाल पूछ ही लेता हूँ, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारे साथ कोई बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ गाड़ी चलाते हुए या पीछे अगर हम थे, तो उस वक्त जो हमने चीज़ विटनेस की उसके बाद फिर हम शायद वो कभी भी गाड़ी नहीं चला सके, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती लेकिन वो नहीं वो कर सकते। इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, आई थिंक। आप क्या कहेंगे इसके बारे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये डिफरेंट जैसे आपने बताया कि जो हादसा हुआ उसने विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया, तो वो ट्रॉमा जो है ना वो PTSD टाइप सिम्टम्स कॉज कर सकता है, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसके फ्लैशबैक्स आ सकते हैं कि जो हादसा हुआ वो रिकरेंट इमेजेस के फॉर्म में या याद या थॉट्स की फॉर्म में वापस बार बार आ सकता है। जब भी उस तरह की सिचुएशन में जाते हैं, सपोज इस सिनेरियो को लेते हैं कि ड्राइविंग, तो अगर वो खुद ड्राइविंग के लिए उसको कहा जाए तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाएगा, अप्रीहेंशन में आ जाएगा कि मैं नहीं कर सकता, या इवन किसी के साथ बैठा होगा एज अ पैसेंजर भी तो डरेगा कि ऐसा ना हो ये एक्सीडेंट कर ले। तो वो अवॉइडेंस बिहेवियर उसके अंदर आ सकता है कि मैं ये चीज़ नहीं करता, नहीं करना चाहता, ड्राइव नहीं करना चाहता, या कार में बैठना ही नहीं चाहता। टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है और गाड़ी कोई चला रहा है तो हो सकता है उसके अंदर एंजाइटी आ जाए कि वो चीज़ रिकॉल हो रही है, उसके साथ साथ बुरे ख्वाब आ सकते हैं उस हवाले से, जिसे हम नाइटमेयर्स कह सकते हैं। और मज़ीद ये कि साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स, तो ये चीज़ ट्रीटेबल है। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, फिर एक थेरेपी को हम EMDR कहते हैं। वो थेरेपी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए। मेडिकेशन कैन बी यूज्ड, क्योंकि साथ में एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और कई तरह से फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स को कम किया जा सकता है विद मेडिकेशन। तो विद कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन साइकोथेरेपी इसका इलाज आराम से हो सकता है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ ट्रीटमेंट, अभी जैसे बात हो रही थी कि मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है,
एक आम क्वेश्चन जो किया जाता है वो किया जाता है कि ये, क्योंकि हम हमेशा से इसके ऊपर बात करते आए हैं कि वो को रेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती हैं यूजली, वो क्योंकि ड्रामा वगैरह में ऐसा दिखाया जाता है, कन्फ्यूजन आज भी पाई जाती है, लोग आज भी सवाल करते हैं उसका पर्पस बेसिकली है क्या। आपने, क्योंकि इसके ऊपर आपकी स्पेशलाइजेशन है ईसीटी के ऊपर, तो आप ज़रा इसके बारे में बताएं कि इसका पर्पस एक्चुअली है क्या और ये किन पेशेंट्स को जो है वो रिकमेंड की जाती है, ज़रा रेडिकल ट्रीटमेंट। फरमाइए जी। देखिए, मैं रेडिकल ट्रीटमेंट को रेडिकल ट्रीटमेंट मानता ही नहीं हूँ यहाँ से, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर केसेस बेसिकली। एक वक्त था जब मैं अपने फादर को देखता था, ही वाज अ साइकाइट्रिस्ट, और वो बात है 1970s की। ECT was given for depression, स्किज़ोफ्रेनिया, फॉर मैनी डिफरेंट, और छोटा प्रॉब्लम भी होता था जो दवाइयों से ठीक हो जाए तब भी ECT दी जाती थी, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा था। और जब वो मूवीज़ में दिखाया जाता है जो रेडिकल ट्रीटमेंट, तो एक्चुअली आई थिंक इन 1970s 60s और इवन लेट 70s में भी ये होता था। फिर वक्त के साथ साथ चेंजेस आए। एक तो जो ECT मशीन्स हैं वो चेंज हुई हैं, अब वो बहुत ही मॉडर्न मशीन्स हैं। तो जिस टाइप का स्टिमुलस हम कहते हैं, करंट नहीं कहते, स्टिमुलस दिया जाता है, वो बहुत ही कैलकुलेट करके दिया जाता है, पर्टिकुलर एरिया पे दिया जाता है, उसको लो लेवल पे स्टार्ट करके ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। तो उसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है। इट्स प्रोसीजर लाइक कोई सर्जरी का प्रोसीजर है। तो अब उसको मैं किसी तरह से वो उस तरह से कंपेयर नहीं करूँगा जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, किसी तरह से नहीं कर सकते आप कंपेयर। मैं डायरेक्टर रहा हूँ ECT का, मैं खुद बहुत ECT देता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में। मैं तकरीबन 7 साल डायरेक्टर रहा हूँ। मैंने ECT के कोर्सेज जेम्स फ्लैचर यूनिवर्सिटी से किए हैं, न्यू कैसल से, मेलबर्न से किए, सिडनी से किए। मैं सर्टिफाइड रहा हूँ और मैं प्रमोट करता रहा हूँ ECT को। तो अगर आप कहेंगे कि रेडिकल ट्रीटमेंट आप प्रमोट करते हैं डॉक्टर शफीक, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो मशीन्स हम यूज़ करते थे, जिस पे हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, इवन कंसल्टेंट्स को ट्रेन करते थे, वो बहुत ही सिविलाइज्ड, अच्छी मॉडर्न मशीन्स हैं, और तरीके से दी जाता है। एनेस्थेसिस्ट आता है, प्रॉपर प्री जो ट्रीटमेंट है उसका असेसमेंट होता है कि पेशेंट सेफ है कि नहीं है, उसके लिए पूरी उसकी ब्लड और बाकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि पेशेंट मेडिकली फिट है कि नहीं है। एक प्रॉपर तरीके से आके उसको सुलाया जाता है, वो सोते हुए पेशेंट को स्टिमुलस दिया जाता है, हल्का सा मूवमेंट होता है फिंगर, और दैट्स इट। वो जो दिखाया जाता है ना टीवी पे, उसका इससे कोई ताल्लुक है नहीं। मुझे कभी दिल चाहता है कि इस तरह का ट्रीटमेंट एक्चुअली दिखाया जाए मीडिया में, एक्चुअली ECT अब क्या है और किस तरह से दी जाती है। अच्छा, उसको भी और स्पेसिफिक करके फ्रंटल एरिया में यूनिलेटरल दी जाती है, कि एक साइड का ब्रेन इस्तेमाल किया जाता है स्टिमुलस के लिए। ये नहीं कि आपने पूरे दिमाग को जो है ना ऐसे ही स्टिमुलस इक्वली नहीं किया जाता। तो फिर उसमें मेमोरी डेफिसिट्स या फिर याददाश्त कम होने के चांसेस भी कम होते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं, इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यहाँ से कि ये मशीनें बहुत महंगी है। आप थाइमोट्रोन 4 में एक ज़माने में मैंने ट्राई किया था, यहाँ पाकिस्तान में लेकर आऊँ तो इट वॉज अराउंड $35,000 US डॉलर्स। तो आप कन्वर्ट करें तो आराम से वो 1 करोड़ से ऊपर की बनती है। उसके ऊपर ड्यूटी लगा लें और ये कर लें तो आप आराम से 1.5 करोड़ की बात एग्जैक्टली। तो अगर आप प्रॉपर नई मशीन मंगाते हैं, फिर ये कि उसके साथ पूरा प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है। प्री ट्रीटमेंट एरिया होना चाहिए, ट्रीटमेंट एरिया होना चाहिए, पोस्ट ट्रीटमेंट एरिया होना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है पेशेंट को, टीच करना है, एजुकेट करना है, फैमिली कंसेंट लेना है पेशेंट से, फैमिली से। तो सिविलाइज तरीके से किया जाता है, उसको बताया जाता है कि एक्चुअली आपको क्या दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। अगर पेशेंट कंसेंट देने के काबिल नहीं तो एटलीस्ट फैमिली को अवेयर होना चाहिए। और फिर एनेस्थीसिया वगैरह सारी आप कॉस्ट लगाते हैं तो पर ट्रीटमेंट कॉस्ट ठीक ठाक बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। और देन इन पाकिस्तान जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हैं, जहाँ पर पब्लिक सिस्टम या गवर्नमेंट सर्विसेज उसको इतनी इजीली प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे जो मैंने नोट किया है कि मशीन्स पुरानी हैं, वो
वो क्वालिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, बिल्कुल। और उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है इन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जैसे दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आई एम नॉट अगेंस्ट ईसीटी ट्रीटमेंट एट ऑल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसको बिल्कुल तरीके से दिया जाए जैसे देना चाहिए, राइट। तो हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ एक लीड क्लास के लिए रह जाएगा। एग्जैक्टली। एक जनरल पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल उसकी नहीं होगा, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और Right. यहाँ पे मैं खुद फिर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या इस तरह हम बाइस्ड होके क्या ट्रीटमेंट देंगे, प्रोवाइड करेंगे? कि मैं जब वापस आया हूँ तो ये सोच के तो नहीं आया था कि मैं सिर्फ एलीट क्लास के लिए काम करूँगा, या Exactly. सिर्फ मैंने ये सोचा कि मैं एक आम पाकिस्तानी के लिए हूँ, वरना मुझे कमाना है तो फिर मैं बाहर क्यों रह के कमाऊँ नहीं, मैं पाकिस्तान क्यों आऊँ? तो जब आप यहाँ रह के एक आम पब्लिक के लिए सर्विस देना चाहते हैं, तो फिर वो इक्वली नहीं है। जब वो इक्वल नहीं है तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और फिर आपको अगर यही करना है कि आप अमीर अमीर एलीट क्लास के लिए वो ट्रीटमेंट लेकर आएँ और सिर्फ ऐसे एरियाज़ में जाके प्रोवाइड करें, तो देन आई थिंक आई रादर लिव अब्रॉड, फिर मैं पाकिस्तान में क्यों रहूँ? बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइट है कि फेयर ऑफ लाइट जो है, ये एक पेशेंट है जिसके बारे में ये बताया गया हमें कि वो उसको लाइट से बहुत ज़्यादा फेयर है। अब ये तो उन्होंने एलैबोरेट नहीं किया कि ये सनलाइट की बात कर रहे हैं जिस कमरे में ज़्यादा लाइट्स हो उस तरफ से, लेकिन मैं चाहूँगा सर हम इनको डिस्कस कर लें कि आखिर ऐसे पेशेंट को क्या कहा जाता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। वेग क्वेश्चन इसलिए कि ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ इंडिकेट कर सकता है यासिर। अब देखिए, मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमें लाइट पसंद नहीं है, कर्टन्स उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, अंधेरे में रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, कभी कभी सालों तक, महीनों जी तक नहीं, जी। तो हाइजीन के इश्यूज़। तो वो ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनको लाया गया, और बाद में जब हमने एवेल्यूएट किया तो पता चला कि वो साइकोटिक थे, डिल्यूजनल थे, डरते थे, खौफ था, राइट। सिर्फ आम लाइट का नहीं बल्कि लोगों का कि कोई मुझे देख रहा है। पहले तो ये खौफ वहम जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले जी। बात करते, थोड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि उसने अपने आप को कमरे में आइसोलेट कर दिया। फिर वो जब खिड़की बंद करके रखता था तो अंधेरे में उसको रहने की आदत हो गई। फिर वो कहता है मेरे को लाइट का खौफ है, मैं देखना ही नहीं चाहता बाहर। तो एक एक्सट्रीम तो ये है। राइट। लेकिन फिर उसको अब दूसरे लेवल पे लेके जाएं तो कोई पता नहीं कि लाइटनिंग देखी हो उसने, इस तरह का ट्रॉमा हुआ हो कि वो कोई स्टॉर्म या कोई बारिशों के मौसम में कोई बहुत थंडर स्टॉर्म में उसने लाइटनिंग का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उसको खौफ बैठ गया Exactly. हो सकता है इट्स जस्ट सिंपली अ PTSD इन रिलेशन टू कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। कभी कभी ये भी होता है कि फियर कैन बी पार्ट ऑफ एंजाइटी, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का हिस्सा भी हो सकता है। बिल्कुल। कि अच्छा, एंजाइटी में ये बहुत होता है यासिर कि जो हमारी परसेप्शंस है ना, जैसे आप हम बात कर रहे हैं, तो किसी को एंजाइटी होगा तो उसको आवाज़ें बहुत लाउड सुनाई देंगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो इरिटेबल महसूस करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, ज़रा सा शोर कर रहे हैं कि इनको लेके जाओ यहाँ से, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इनको। तो वजह ये होती है कि उनको थोड़ी साउंड भी बुरी लगती है। उनको लाइट के एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा लग सकते हैं, लाइट ब्राइट लग रही है, और उनकी परसेप्शन ओवरऑल टेस्ट, हम अच्छा का टेस्टी खाना हो लेकिन उनको मिर्च मसाला ज़्यादा लग रहा है, या तो उनकी परसेप्शन जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो सारे सेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और उसमें एक सेंस लाइट का या आईसाइट का भी है। तो ये पॉसिबिलिटी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा भी हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन देखें सही कंक्लूजन के लिए देखना पेशेंट को ज़रूरी है, ज़रूरी फिर होता आपको है। एवेल्यूएट करना है बेस्ड ऑन कि वो क्या कहते हैं। ये बात है, मैं इसको इसलिए मेंशन हमेशा करता हूँ क्योंकि ये जब अच्छा फिर पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, हो सकता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हों, लेकिन कहीं एक चीज़ के अंदर कोई फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये डिटर्मिन करेगा डॉक्टर, और ये आप और हम नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये है कि कंसल्टेशन ली जाए, और जब वो लेंगे तभी फिर उसकी तशख़ीस होने के बाद, डायग्नोसिस के बाद फिर ट्रीटमेंट की जाएगी, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें पहले डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। होता अमूमन ये है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चाहते हैं कि पहली सिटिंग के अंदर उसको डायग्नोस भी हो जाए और उसके बाद ट्रीटमेंट भी वहीं से स्टार्ट हो जाए और वो जल्दी से ठीक भी हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले ये जो देखा जाता है उसको स्टडी किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर ट्रीटमेंट है,
और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और कहीं नहीं भी होता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक भी हो चुके होते हैं, यानी कि कोई भी जो मसला है उसमें बहुत टाइम भी उनको हो चुका होता है, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता। और बिल्कुल इसी तरह बहुत कम वक्त में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत टाइम भी लग सकता है उसको ठीक होने में। तो सारी कंडीशंस मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ का फैसला कर सकता है। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन रिलेटेड टू फोबिया बहुत सारे आते हैं। साहब ने एक सवाल ये हमें भेजा कि मैं बहुत सारे फोबियाज़ का शिकार होता चला जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। पहले ज़रा कम था, चंद एक चीज़ों से था, वो था इनबिल्ट था, वो हाइट से किसी को फोबिया होता है, कभी क्लास्ट्रोफोबिया होता है, ये होता है वो होता है। लेकिन फिर ये चीज़ ग्रो करना शुरू कर दी कि बहुत सारी चीज़ों का मल्टीपल में होना शुरू हो गया। तो अब मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बट इसका शिकार हो जाना ये क्या हो सकता है कि आफ्टर पासिंग सम टाइम ये चीज़ ग्रो होती जाए और इसका शिकार होता जाए? इसका मतलब है कि कोई चीज़ ख़राबी कहीं पे है। ज़रा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल। फियर जो है ना बड़ा डिस्ट्रेसिंग इमोशन है यासिर। हम सुनते हैं तो हमें बड़ा आसान लगता है कि और हैरत भी होती है कि क्या यार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हें खौफ आ रहा है। उसको उसका मजाक भी उड़ाया जा सकता है फैमिली या फ्रेंड, लेकिन जिसके साथ गुजर रही होती है उसी को पता होता है कि खौफ कितना ज़्यादा हावी हो जाता है उस इंसान पे और कितना वो सफ़र करता है अनफॉर्चुनेटली। और यही चीज़ है जो मुझे साइकेट्री की तरफ लेके आई कि एम्पैथाइज करना या उसकी फीलिंग को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। इवन फैमिलीज़ जो है ना वो नहीं समझ पाती। बिल्कुल। अच्छा, फियर जो है इट्स एन एप्रीहेंशन कि भाई मैं जब ये सिचुएशन में जाऊंगा या उसमें वो चले आता है तो फिर अचानक से इतना खौफ कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और फोबियाज में जैसे आप कह रहे हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट उसको नाम दिए गए हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया अगर स्पेस छोटी है उसके अंदर जाना, गैरोफोबिया हो गया, इवन शॉपिंग के लिए जाना, क्राउड्स में जाना, पब्लिक में जाना, उसमें लगता है कि मुझे कहाँ। अच्छा, कल ही पेशेंट आया था, वो इतना डिस्ट्रेस था, कह रहा 8 साल हो गए मैं जब नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मैं सबसे आखिरी सफ़ों में खड़ा होता हूँ, मैं दरवाजे को देख रहा होता हूँ। कह रहे मेरे लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल में हो गया, मेरे को प्लीज़ आप किसी तरह ठीक कर दें डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं अगर कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है, एक नई सफ़ आ जाती है तो फिर मैं डर जाता हूँ कि अब मैं कैसे भागूंगा अचानक से जब मुझे ये खौफ हावी हो जाएगा, स्टम्पीड ना हो जाए, कोई इस तरह की तो सिचुएशन, पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं। फिर दिल की धड़कन तेज़ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेना शुरू करता है इंसान ज़्यादा, मुंह खुश्क हो जाता है, ट्रैम्बलिंग होती है, हाथ कांपते हैं, और वो ऐसी सिचुएशन में चले आता है कि वो खौफ ज़्यादा होके फिर या तो भाग जाता है वहाँ से नमाज छोड़ के, या फिर वो शॉपिंग सेंटर में तो फ़ौरन निकलेगा। और फिर ये उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वो कहता है यार मैं ये नहीं, और फिर उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है उस खौफ को कम करने के लिए। कहता है यार मेरे साथ कोई जाएगा तो शायद मुझे खौफ इतना नहीं आए। ऐसे देखे मैंने पेशेंट्स बाहर जो कि अल्कोहल का यूज़ करते हैं अपने खौफ को कम करने के लिए। शुरू में तो ट्राई करते हैं कि शायद अल्कोहल से हम थोड़े रिलैक्स हो जाएं, करते करते वो एडिक्शन बन जाता है। ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं। तो खौफ, और आप सही कह रहे हैं, कभी कभी खौफ एक चीज़ से शुरू होते बढ़ते 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 दूसरी चीज़ों की तरफ भी चले आता है। और खौफ बहुत तरह के होते हैं। सोशल फोबियाज हैं, किसी जगह पे जैसे अगर मैं अभी टॉक दे रहा हूँ आपके साथ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो कई लोग ये नहीं कर सकते। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अगर एक 10-15 लोग हैं उनके सामने खड़े होकर बोलना या प्रेजेंटेशन देना, उसका खौफ हो सकता है। सोशल फोबिया जिसे हम कहते हैं, सिंपल फोबियाज हो गए या स्पेसिफिक फोबियाज हो गए, जहाँ पर कुछ लोगों को कॉकरोचों से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, इवन परिंदों से, बिल्लियों से खौफ आता है। तो देन द ट्रीटमेंट इज कि ग्रेजुअल कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन है, कि उनको आस्ते आस्ते एक्सपोजर देना उस चीज़ के साथ, या इवन फ्लडिंग जो कि बड़ा ही खतरनाक मेथड मैं समझूंगा कि अचानक से बहुत सी बिल्लियों के आगे आपने भेज दिया जिसको बिल्लियों का इतना ही खौफ है तो बेचारे या तो वो ठीक हो जाएगा या बेचारा हार्ट अटैक ही हो जाना इसका। तो वो भी ट्रीटमेंट कहा जाता है। मैं नहीं मैं कुछ इतना सपोर्टिव नहीं हूँ फ्लडिंग का। खैर मेडिकेशन रियली हेल्प्स। तो मेडिकेशन से कि जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, खौफ पैदा होता है, उसको
जब करेक्शन होती है तो फिर खौफ आस्ते आस्ते कम हो जाता है. कैन टेक 3 months to 6 months. राइट. कुछ लोग लकी होते हैं कि 4 से 6 हफ्ते में उनको रिस्पांस मिल जाता है. मिल जाता है. तो इतने अरसे का जो खौफ लेके लोग बैठे हुए हैं, अच्छी खबर ये है, सबसे अच्छी, कि वो ठीक हो सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. बस ये आना है सही साइकियाट्रिस्ट के पास, सही में उनको टाइम भी देना है. मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, प्लीज़ आप अगर पहली दफ़ा आएँ और पहली दफ़ा आने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि अगली दफ़ा नहीं आएंगे या 1-2 दफ़ा आके आप छोड़ देंगे, तो आप आज ही सोच लें कि नहीं कराएं ट्रीटमेंट, पैसे लें, वापस चले जाएं. उसकी वजह है कि अगर आपने सही टाइम नहीं दिया, क्योंकि इट कैन बी ट्रायल एंड एरर. ज़रूरी नहीं कि पहली मेडिकेशन ही सक्सेस दे दे. पहली चीज़ ये. दूसरी कि मेडिकेशन आप लो डोज पे स्टार्ट करते हैं, उसको मॉडरेट टू हाई डोज पे ले जाना पड़ता है. और कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ आई थिंक एक ट्रीटमेंट को आपको 3 महीने देने चाहिए, 3-4 महीने. इसमें रिजल्ट नज़र आ जाना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. और लेकिन ये है कि कुछ केसेस में वो 1 या 2 दफ़ा आते हैं, फिर हिम्मत हार के किसी और के पास चले आते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट चेंज करते रहते हैं. कोई आता है मेरे पास कि मैं उस साइकियाट्रिस्ट के पास गया था और अच्छे अच्छे नाम पाकिस्तान में अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, और एक दफ़ा गया और फिर मेरे पास आ गया, तो मैं कहता हूँ तुमने गलत किया. तुम्हें उस साइकियाट्रिस्ट को टाइम देना चाहिए था जी. उसने गलत नहीं दिया तुम्हें ट्रीटमेंट, लेकिन वो शायद आगे जाके रिस्पॉन्ड करता और तुम बेहतर हो सकते थे उसके ट्रीटमेंट से भी. तो बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि मैं ही एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट हूँ. अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हैं, और लेकिन मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट होकर बात करना चाहता हूँ पेशेंट से. इसलिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो कि मेरा पेशेंट उठ के कहीं और चले जाए, तो चांसेस हैं कि कोई और, क्योंकि एथिकली जो है ना, ये बात ज़रूरी है कि जो भी बात कही जाए पेशेंट को वो सच हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको समझाया जाए. तब आई थिंक चांसेस ऑफ उसकी कंप्लाइंस, जिसे हम कहते हैं कि वो आएगा, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, बेहतर हो जाते हैं. मैं समझता हूँ. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा, एक क्वेश्चन, एक बड़ा क्रिटिकल. एक हमारे एक दोस्त हैं, स्पोर्ट्समैन है, उनके साथ एक इंजरी हुई. अब इंजरी तो हील हो गई है, बट वो जो खड़ा होने वाला जो प्रोसेस है ना, वो बड़ा स्लो हो गया है. तो मैं उनके डॉक्टर से जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा इस बिल्कुल अब ये ठीक हो चुका है, बट यहाँ से इसने ये समझ लिया है कि अब मैं नहीं चल पाऊँगा. तो ये वजह बहुत बड़ी बन रही है. फिर ऐसे नंबर ऑफ़ केसेस हैं जिनके साथ इस तरह की हुई है. तो अक्सर हमने एक लफ्ज़ सुना है कि यार अगर आपकी विल होगी तो आप चल पाएंगे, ये होगा वो होगा. लेकिन अब ये चीज़ रिस्टोर कैसे की जाए? क्या इसके लिए एक सेशन से ये काम हो सकता है कि अगर उस चीज़ को ये समझा दी जाए कि अब तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और नाउ यू कैन वॉक और स्विम और जो भी काम जो पहले करते थे वो हो सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है? बड़ी से अगेन विदाउट सीइंग अ पेशेंट, डिफिकल्ट टू से कि वो, लेकिन एक सेशन, आई डाउट के एक सेशन में काम हो सकता है. एक सेशन से मुराद ये कि उसको बताकर उसको वो की जा. लेकिन ये कि यहाँ से लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी कॉन्फिडेंस हिट हुआ है, और ये उसकी चोट लगी, उसके बाद इतना अर्सा वो नहीं चल सका या उठ नहीं सका है, तो वो हो सकता है कुछ सब क्लिनिकल या थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया हो. और डिप्रेशन के साथ साथ लोग सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस का साथ आना होता है. तो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, उसको मैनेज करना, देखना कि किस तरह से उसको, उसके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है. देखिए, विल पावर जो है ना, उसका बहुत गहरा ताल्लुक कॉन्फिडेंस से है जी. और एक दफ़ा कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाए ना, तो उसको वापस से लेके ऊपर आना, उसमें तो टाइम लगता है. एग्जैक्टली. लेकिन इट्स पॉसिबल. इट्स वेरी मच लाइक कि यार एग्जाम दिया, फेल हो गया, और फिर उसको, उसका मॉरल ही डाउन हो गया कि यार मैं फेल हो गया हूँ, अब मैं वापस एग्जाम देना ही नहीं चाहता. तो आपको फिर प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई किस तरह से उसको काउंसिल करना है कि फेलियर कैन बी पार्ट ऑफ योर जो आपका प्रोफेशन है या कैरियर है. और अगेन सेम अप्लाइज टू स्पोर्ट्समैन. इसमें चोट लगना, ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है उसकी पार्ट ऑफ उसकी जिस फील्ड में वो है, चोट लग सकती है. एग्जैक्टली. है ना. तो फिर उसको आई थिंक काउंसलिंग करके, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करके, मे बी लो डोजेस ऑफ मेडिकेशन के साथ बेहतर बनाया जा सकता है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इसकी ज़रूरत है. मेरे ख्याल में बहुत सारे जो लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, उनको इसका जवाब मिल गया होगा कि इसके अंदर देखना पड़ता है कि अगेन
पेशेंट को देखना ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिन करेंगे उसके बाद फिर पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि वाकई उसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो रहा हो जो आप अभी तक नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सके हो। डॉक्टर साहब, अब सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं ना वो एनजाइटी डिप्रेशन के आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि लास्ट में इसलिए डिस्कस किया जाए कि जब भी हमारी सिटिंग होती है सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं एनजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से आते हैं। होता ही है कि रमज़ान में हमारा साइकिल चेंज होता है, हम कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो रही होती हैं, कुछ हम अंदर से सिस्टम बेहतर हो रहा होता है, लेकिन उसका फिर भी शिकार रहते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं कि इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। वैसे तो बड़ा पीस अंदर आ जाता है रमज़ान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इसका शिकार रहते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि शिकायत आ रही है, नहीं जी वो डिप्रेशन का शिकार हैं, क्या करें, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, बट उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। क्या गलती हो रही है, चाहूँगा ज़रा इस पर बात हो जी। हम्म देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन, खास तौर पे डिप्रेशन, अगर हम देखते हैं ना, साइकेट्री का सबसे बड़ा जो मेन बीमारी है जो कि टॉप पर है, वो डिप्रेशन है। राइट। और फिर एंजाइटी है, डिसऑर्डर्स। मैं समझता हूँ हर तीसरा इंसान, जैसे डायबिटीज़ इस वक्त हर तीसरा पाकिस्तानी डायबिटीज़ का शिकार है, हर तीसरा पाकिस्तानी इस वक्त एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है। राइट। एक साइकेट्रिस्ट को, ये शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, कि उसको रिलेट किया जाता है पागलपन के साथ, कि यार ये पागलों का इलाज करता है, पागलों का डॉक्टर है। एग्जैक्टली। मैं इस बात को नहीं मानता कि पागलों का डॉक्टर, कि आप 100 में से 120 में से कोई एक है जो साइकोटिक या स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेनली जो हम ट्रीट करते हैं और जो हमें करना चाहिए वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं और डिप्रेसिव इलनेस बिल्कुल है, ठीक है। डिप्रेशन है, जो कि इतना कॉमन है दुनिया भर में इस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, और बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। उसके साथ फिर सुसाइड रिस्क है, राइट। खुदकुशी का रिस्क। तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई जब आपने बोला कि ये सवाल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी पे आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट आते हैं तो वो परसेंटेज नहीं है जो कि होनी चाहिए। वो बर्दाश्त करते हैं, वो सफ़र करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये ठीक खुद ब खुद हो जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए, अगर माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी या डिप्रेशन, मतलब थोड़ा डिप्रेशन और थोड़ी एंजाइटी पे ही ट्रीटमेंट ले लिया जाता, Right. तो शायद प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता। अलमिया जो यहाँ पर है पाकिस्तान में, वो ये है कि डिप्रेशन को इतना बढ़ जाता है, सीवियर लेवल पे चले जाता है, तो फिर जाके ट्रीटमेंट लिया जाता है, और सीवियर डिप्रेशन के साथ साइकोसिस का होना भी पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो जो पागलपन का फैक्टर है ना, वो डिप्रेशन में भी उसका एलिमेंट आ सकता है। फिर वो कहेगा हाँ ये मुझे जहर देना चाहता है, ये मुझे मारना चाहता है, ये सब जो है ना मेरे खिलाफ हो गए हैं, ये सब बातें, कानों में आवाज़ें आना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं इवन डिप्रेशन में भी। राइट। ये सब बच सकती थी अगर आप लोअर लेवल ऑफ डिप्रेशन पे इलाज कराते। तो वो नाउमीदी थी, थोड़ा मायूसी थी, कमज़ोर फील कर रहा था, दिल नहीं चाह रहा था लोगों से बात करने का, ध्यान नहीं लग रहा था चीज़ों में, काम पे जाने का दिल नहीं चाहता था, ये सब चीज़ें शुरू के स्टेजेस में होती हैं, और बढ़ते 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 फिर उस लेवल पे चली आती है, तब पकड़ के लाया जाता साइकेट्रिस्ट के पास जब प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी होती है। और मेरा यही हमेशा प्रॉब्लम रही है, लोगों के साथ समझाता रहा हूँ और बार बार यही कहता रहा हूँ कि प्लीज़ प्रॉब्लम को बड़ा ना होने दें, इतना कि फिर उसको ठीक होने में भी टाइम लगे, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ जाती है, कई दफ़ा रिश्ते टूट जाते हैं, एग्जैक्टली। कई दफ़ा जॉबें चले जाती हैं, फिर बच्चे अफेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका उसके एकेडमिक और पढ़ाई अफेक्ट होती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है, और इंसानों के 6 महीने से लेके 2-2, 4-4 साल ज़ाया हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये कम अरसा नहीं होता। सही शुरू से ही आप आते तो विद इन मंथ्स आपका इलाज हो जाता, एग्जैक्टली। आप फिर अपने पाँव पे खड़े हो जाते, दुनिया को फेस कर सकते, आप काम पे सही परफॉर्म करते, रिलेशनशिप आपकी ठीक रहती, कई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो होती हैं नहीं होती। एग्जैक्टली। तो डिप्रेशन बहुत आसानी से ट्रीट हो सकता है, सेम विद एंजाइटी।
बिल्कुल लेकिन ये कि कोई आपको पकड़ के लेके नहीं आएगा, उसी वक्त लाएगा जब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुद चल के आएँ, दिखाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा खर्च होता है। लोगों की प्रायोरिटीज़ राइट नहीं है। यहाँ से वो खाने पीने पे खर्च कर देंगे, घूमने फिरने पे खर्च कर देंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाना नहीं चाहेंगे। दिखाना चाहते हैं। और दूसरा, चाहे वो मेडिकल हो या साइकाट्रिक हो, ख़ासतौर पर साइकाट्री, नफ्सियात, वो उस वक्त आते हैं जब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो आप अच्छा, पैसा थोड़ा खर्च करेंगे जी, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती बेहतर हो सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनिशियली जो हमें साइंस मिलते हैं वो ये कि जी परेशानी का शिकार है ये बच्चा है, अगर इसके साथ स्कूल के लेवल पे भी कोई हो रही है, जी जी परेशानी है जी, इसको ओवरकम करना सीखो, और ये हो जाता है, उसको लेट गो किया जाता है। वो ये नहीं समझ रहा होता है कि इसकी इंटेंसिटी आखिर है क्या, और वो डेवलप होते 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 समाव स्कूल भी पास आउट कर लेता है, लेकिन फिर वो चीज़ मिच्योर होना शुरू हो जाती है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है हमारे यहाँ कि नहीं नहीं ये परेशान रहना इसकी आदत है, ये ज़्यादा अक्सर फैमिलीज़ के अंदर कोई भी इस तरह का अगर कोई सब्जेक्ट है तो यही कहा जाता है कि जी इसके साथ ये होता है, बचपन से ऐसा ही हो जाता है। जब वो मेच्योर हो जाती है फिर उनको रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं अब इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये मेरे ख्याल में फैमिलीज़ की तरफ से भी है। हम चाहते हैं ज़रा इसके बारे में बताएं लोगों को कि अगर किसी के साथ ये है तो पहले उसको डायग्नोस करने की कोशिश करें, और वाक़ईतन जो उसकी बच्चे की परेशानी या बुलिंग का शिकार है या कोई और मसला है तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, जो कि नहीं किया जाता। व्हाट डू यू से? है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब फैमिली की, दोस्तों की, प्यार करने वालों की सबसे पहली अप्रोच होती है, यार ये क्या तुम खुद परेशान हो रहे हो, परेशानी से निकल आओ। निकल आओ। डिप्रेशन में क्या रहने की ज़रूरत है, निकल आओ। तुम क्यों डिप्रेशन में, कोई खुद डिप्रेशन में जाना नहीं चाहता, खुद एग्जैक्टली। परेशान होना नहीं होना नहीं चाहता, चाहता। खुद नहीं उस दलदल में जाना चाहता जहाँ पर वो फंसता चला जाए और आखिर में बिल्कुल जो है ना मेन इन नफ्सियात की प्रॉब्लम्स का, बड़ी नफ्सियात की प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। साथ में बैठना, उसकी बात सुनना, उसको सपोर्ट करना, समझना कि क्या हो रहा है। और जब आप सुनते हैं तो आस्ते आस्ते आपको पता चलता है कि मसला इतना छोटा नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली। ऊपर से शायद वो परेशान नज़र आ रहा हो, लेकिन आपसे जब बात करेगा तो आपको आस्ते आस्ते पता चलेगा कि वो खुदकुशी का भी सोच रहा था, ये भी सोच रहा था कि मर ही ना जाऊं मैं, ऊपर से दूसरी फ्लोर से छलांग लगा के, या कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा हो। तब आपको एहसास होगा कि ये चीज़ छोटी नहीं है। और कई दफ़ा जो आप अचानक से सुनते हैं ना कि ये इंसिडेंट हो गया, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से ओवरनाइट आ गया, ये महीनों से चल रहा होता है, लेकिन उसको पिक नहीं किया जाता, उसको सपोर्ट करने वाले बैठ के सुनते नहीं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, सिर्फ ये कहते रहते हैं खुद इससे निकल आओ। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो टाइम पे बैठते, बात करते और सही जगह पे हेल्प लेते तो फिर खुदकुशियाँ भी कम होती और लोग जल्दी इस प्रॉब्लम से निकल भी आते, चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो। बिल्कुल ठीक है। और लास्टली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने सोचा था आखिर में इसके ऊपर बात करूंगा कि एक क्वेश्चन ये आया है कि एक साहब हैं वो जो बुक वॉर्म हो चुके हैं और वो इस हद तक हो चुके हैं कि अब उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया। वो अपनी लाइब्रेरी तक जो है वो अपने आप को उन्होंने महदूद कर लिया। वो उनके जो रिलेटिव हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आया ये कोई प्रॉब्लम है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। मैंने भी बहुत सारे, मेरे भी लोग ऐसे हैं सर्कल में जिन्होंने ख़ुद अपने आप को बहुत ज़्यादा महदूद कर लिया है और बुकवॉर्म हैं, लेकिन इतना ज़्यादा है कि कभी कभार ये लगता है कि शायद कि इनको इस स्टेट से अब निकलने की ज़रूरत है। अब बताएं क्या किया जाए। देखिए, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है सबलिमिनेशन। राइट। उसमें होता क्या है, होता ये है कि आपके अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस करने के लिए, आप उसको दबाने के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना चाहते हैं ताकि आप उस बारे में सोचें नहीं। सोचें ना। ठीक है ना, इट्स पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन या सप्रेशन। राइट। तो फिर आप, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा काम करने लगते हैं, ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा एक ही तरफ अपने आप को चैनल कर लेते हैं अपनी एनर्जी, ताकि वो फिर दूसरी डायरेक्शन में ज़्यादा जाना ना चाहें। एक तो पॉसिबिलिटी ये है और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन आई थिंक जो भी इंसान है उसको समझने के लिए उसको बैठ के उसकी पूरी हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है कि क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं या हैं जिसको वो अवॉइड करना चाह रहा है। क्या पता प्रेशर आ रहा हो कहीं से फैमिली में किसी और तरफ उसको ले जाने का, कुछ और करने का। शायद उसने बैलेंस ऑफ लाइफ इसलिए लूज़ किया है कि वो जो बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उससे वो दूर भागना चाहता है।
बिल्कुल ठीक कि है। देखिए बैलेंस में क्या होता है लाइफ में, आपकी बैलेंस ऑफ लाइफ में सिर्फ किताब नहीं है, आपकी ऑक्यूपेशन है, आपके जो काम है, आपकी रिलेशनशिप है, और फिर प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ के साथ साथ, अब मुझे नहीं पता उस इंसान की एज क्या है, लेकिन फिर जैसे जैसे इंसान एडल्ट लाइफ में आता है तो फिर उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, कई लोग नहीं वो कमिटमेंट में एंटर होना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि शायद हम एक तरफ फोकस हो जाएं ताकि दूसरी तरफ से दूसरी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। मैनी मैनी बिल्कुल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। मैनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन आई थिंक बात यह है कि एंड में जब लाइफ गुजर जाती है और फिर आपने वो टाइम सिर्फ पढ़ने में गुजार दिया, तो फिर व्हेन यू लुक बैक, जब भी कोई इंसान पीछे मुड़ के देखता है, उसके इतने साल चले आते हैं, तो देन वो फिर रिग्रेट कर सकता है कि मैंने क्यों वो बैलेंस जो है ना उसको आउट किया था। एग्जैक्टली। मैंने बैलेंस लेके क्यों नहीं चला, क्योंकि लाइफ फिर वापस तो नहीं आती, जो बिल्कुल टाइम ठीक गुजर है। गया वो गुजर गया। गुजर गया, बिल्कुल। हाँ, तो आई थिंक जो भी है उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ के बातें करने की और इसको एवेल्युएट करने की कि बैलेंस को किस तरह लेके चलना चाहिए। और लेकिन मेन एम और पर्पस जो है ना वो ये होना चाहिए कि जब आप 50, 60, 70 के हो ना, अगर उस लाइफ तक आप पहुंच गए, मतलब मैं या आप या कोई भी, तो जब वो पीछे मुड़ के देखे तो उसको लगे कि हाँ मैंने ये ज़िंदगी अच्छी गुजारी थी, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस के रिग्रेट साथ ना हो गुजारी किसी थी, किस्म का। रिग्रेट्स ना हो, एग्जैक्टली। क्योंकि ये मेन है आपका अचीवमेंट और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ना ठीक है। बैंक बैलेंस है, ना कोई और एसेट्स हैं। आपका मेन एसेट जो है ना वो आपकी मेमोरीज होंगी उस टाइम पे जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे। उस वक्त अगर आप खुश हैं तो इसका मतलब है आपने सब चीज़ें ठीक की थी। ठीक है, एब्सोल्युटली जी। चलें जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन और भी है लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे तो उसके अंदर ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। आज मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हमने जो है इसको हाईलाइट किया है और बड़ा ज़रूरी है जो क्वेश्चन जिस तरह आ रहे हैं, और शुक्र है अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। इसी तरह ट्रीटमेंट के हवाले से, जैसे मैंने अभी एक तो ट्रीटमेंट ECT के हवाले से जैसे उसमें बात की थी, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये जो हम ड्रामाज में और मुख्तलिफ जो फोरम्स के ऊपर जब दिखाया जाता है कि ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है तो उसको कोई अच्छी तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता, ये एक फ़ैक्ट है और इसका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह जो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होते हैं उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स दिखाए जाते हैं वो शायद ऐसे होते होंगे, लेकिन जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं वो इससे ये अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितना फ़र्क वाक़तन इसमें फ़र्क होता है और कैसे ट्रीट किया जाता है उनको, ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।